नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार इन्हें रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए शीर्षासन कर रही है, तो जितने पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि अन्य राज्य भी देश के कह लीजिए, वो सब माथे का पसीना पोंछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि दिल्ली से कोरोना केसेस उनके राज्यों में ना पहुंच जाए। यूपी, हरियाणा अपने अपने राज्यों में टेस्टिंग इन्होंने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार विचार विमर्श कर रही है कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स, ट्रेन्स आने वाले वक्त में हो सकता है रोक दी जाए। दिल्ली में बेलगाम हुए कोरोना ने सिर्फ राजधानी ही नहीं, तमाम राज्यों को भी चिंता में डाल दिया है। जिन राज्यों की सीमाएं दिल्ली से सटी हैं, वहां की सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। दिल्ली यूपी सीमा पर यूपी सरकार सचेत हो गई है। नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली से आने वालों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। हरियाणा से लगी सीमाओं पर भी हरियाणा सरकार दिल्ली से आने वालों का टेस्ट करवा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेन और हवाई सेवाओं को ठप करने की तैयारी कर रही है। आज सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 131 मरीजों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 12 नवंबर को 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 8000 पार कर चुका है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8041 तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 7546 मामले पाए गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो सियासत भी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दूसरे राज्यों से आने वालों की वजह से ही दिल्ली में कोरोना का संकट बढ़ा है। इस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने विरोध जताया है। दोनों सरकारों ने कोरोना संक्रमण बढ़ने का ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ा है कि जितने लोगों को दिल्ली में कोरोना हुआ है, एंटीबॉडीज हैं उनके यहाँ, लगभग उतने ही लोग उसी अनुपात में नोएडा में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव के अंदर है। मगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सिर्फ दिल्ली के अंदर क्यों आती है, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आती? जबकि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं, इसका मतलब उनको कोरोना हुआ है, वो कोरोना होके ठीक हो चुके हैं। ये मैसेज है कि आप पैनिक मत होइए कि दिल्ली के अंदर ही कोरोना फैल रहा है। कोरोना को कोई बाउंड्री नहीं पता दिल्ली की, कोरोना हर जगह फैल रहा है। फर्क सिर्फ टेस्टिंग का है। कुछ सरकारें टेस्टिंग करके पारदर्शी तरीके से बता रही हैं और कुछ सरकारें छिपा रही हैं। बहुत गलत बात है कि जिस वक्त हमें मिलकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए, ये जो सूक्ष्म दुश्मन ने मानव जाति पर हमला बोला है, उससे लड़ना चाहिए। हमें अपने अपने प्रदेश में करना चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें। अगर हम ये कहें कि हरियाणा के जो दिल्ली के एडजॉइनिंग जिले हैं वो ज्यादा ग्रसित हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना इंतजाम करिए, हम अपना इंतजाम कर रहे हैं। हमने पूरी तरह से सारे अधिकारियों को, जो कोरोना के मरीज हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिले, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी करिए। दोषारोपण करने का ठीक समय नहीं है ये कि टेस्टिंग में बिल्कुल उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उस पूरे समाज को वैसे ही छोड़ दिया। इन्फेक्शन अपने आप थोड़ा बहुत घटा था, अब जब इन्फेक्शन बढ़ा है, कोई नियंत्रण नहीं किया, कोई मास्क पहनने का उस पर जुर्माना लगा। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको संज्ञान लिया है और एकदम से जब वहां दोबारा जो फेज निकला है, उसमें जब किसी का कुछ हुआ ही नहीं था, तो आज उनको मजबूरी में ये सब कदम लेना पड़ रहा है। तो अपना घर जो आम आदमी पार्टी नहीं संभाल पा रही है और खाली इस तरह का बयान दे रही है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो पूरा WHO ने भी इसको स्वीकार किया है कि हमारा प्रबंधन और हमारा नियंत्रण करने का तरीका बिल्कुल सही है। पूरे विश्व ने इसको माना है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच भी घमासान बढ़ गया है। गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि वादे के बावजूद दिल्ली को कोरोना मरीजों के लिए बेड के इंतजाम नहीं किए गए। अमित शाह जी ने जो वादा दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के लोगों को किया था कि 250 बेड्स 24 घंटे में, फिर 250 बेड्स, फिर 250 बेड्स, आज 5 दिन हो चुके हैं, बृहस्पतिवार है, अभी तक एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है।
तो उसमें थोड़ी शीघ्रता करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो आईसीयू बेड्स की जरूरत है उसकी। पहले भी जब आज से 3 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरवीन किया था तो 10,000 बेड का एक छतरपुर में बनाया था हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेना के हॉस्पिटल भी दिल्ली वालों के लिए खोल दिए थे। आज फिर डीआरडीओ के हॉस्पिटल खोल दिए। अब 2 दिन पहले मीटिंग हुई तो मैं बात करूंगा, लेकिन व्यवस्थाएं तो केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार का मेरा ये मत है, दिल्ली सरकार को अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होकर काम करते तो आज ये दिल्ली वालों को नौबत नहीं आती। दिल्ली सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए बाजार बंद करने का विकल्प भी आया था, जिस पर दिल्ली के व्यापारियों ने ऐतराज जताया था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों से बातचीत की। उधर केंद्र सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में 232 बेड बढ़ रहे हैं। पटेल कोविड सेंटर में 500 और शकूर बस्ती स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। एमबीबीएस के छात्र भी अब अस्पताल में ड्यूटी करेंगे। केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें बनाई हैं, जो 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मी अब घर घर पहुंचकर जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं है। वहीं बाजारों में, होटलों में, भीड़ वाली जगहों पर लोग नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली में शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होटल सिटी पार्क में शादी में 150 से ज्यादा लोग शामिल हो गए, लिहाजा होटल के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई। अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और बेहतर समझ सके, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो कि इंचार्ज है एम्स कोविड सेंटर के। वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नजर से तमाम केसेस जा रहे होंगे एक के बाद एक, जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जरा हमें समझाइए कि इस वक्त परिस्थिति आपकी नजर में दिल्ली में क्या है, और एम्स के इस कोविड सेंटर में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अंजना, इस समय हमारे जितने भी आईसीयू बेड हैं वो नियरली फुल हैं। हमने अभी 21 बेड केंद्र सरकार के कहने के बाद आईसीयू में और ऐड किए हैं, लेकिन लगातार वो भरे हुए हैं। एक जो बड़ा कारण ये है कि एक बहुत जो या तो सीरियस पेशेंट्स हैं वो हमारे पास बहुत आते हैं। दूसरे अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि जिस तरह से बहुत एक बड़ी जनसंख्या है जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको भी समय रहते एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि जो आप जैसा जानते हैं कि जो अच्छे आउटकम और बुरे आउटकम के बीच में अंतर सिर्फ इस बात से पड़ जाता है कि टाइमली ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं है। तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि जिनको भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनकी एज ज्यादा है, वो टाइमली ट्रीटमेंट के लिए आएं और टाइमली एडमिट हों, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट एक बार हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास हैं, बहुत लंबे समय तक उनको बीमारी से लड़ना पड़ता है, जबकि टाइमली एडमिशन से जो है वो जल्दी रिकवरी होती है। तो इस समय सीरियस पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि एक ही परिवार के बहुत से लोग, जो ट्रेंड पहले हमने नहीं देखा था, लगातार बहुत सारे लोग इकट्ठे फैमिली में संक्रमित होकर आ रहे हैं। क्या आपको वजह क्या दिखाई देती है डॉक्टर साहब? क्या लोग इतने महीने बीत जाने के बाद ये सोचने लगे कि ये बीमारी तो गई, लापरवाह हो गए? आखिर क्यों दिल्ली में खास तौर पर कहां पर चूक हुई है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, कई चीजें थी जो सब कुछ की जा रही थी, कहां पर चूक हुई जिसकी वजह से दिल्ली में मामले इतने बढ़ गए? मुझे लगता है अंजना जी, ये सब प्री दिवाली में ही बढ़ा है, इन दी सेंस कि जो फेस्टिवल सीजन में जो लोगों ने एकदम से सारी की सारी एहतियात जो है वो बरतनी बंद कर दी। मार्केट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे हॉटस्पॉट बन गए कि बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो एक कारण बन गई हैं। और उसके ऊपर से सर्दी और प्रदूषण, मुझे लगता है ये 3 फैक्टर हैं जिन्होंने एकदम से बहुत तेजी से इसे बढ़ाया है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लोग अब सर्दी बाहर होने से बाहर तो निकलना थोड़ा कम कर रहे हैं, या प्रदूषण की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर साल प्रदूषण की वजह से सर्दियों में तकलीफ हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था,
और बहुत सारे लोग इनिशियली ये सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, ये कह के कि अरे मुझे तो हर साल हो जाता है। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक के टाइम में अगर किसी को भी बुखार और उसके साथ में खांसी या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो उनको कोविड टेस्ट कराना ही है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें जो है, भीड़ भाड़ होना मार्केट्स में, सर्दी और प्रदूषण, यही 3 कारण है जिसकी वजह से जिस तरह से अभी परिवार में, घरों में और जिस तरह से समाज में बढ़ा है, वो एक उसका मेजर कारण मुझे लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम चैनल पर भी बार बार लोगों को समझा रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी बीमारी गई नहीं है, वैक्सीन आने में भी अभी कुछ महीने हैं, बहुत जरूरी है सावधानी। लेकिन अभी जितने केसेस आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बुधवार में दिल्ली को 130 था, बीते दिन 98। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कोरोना पेशेंट्स अभी की वजहों से मर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कारण क्या सामने आ रहे हैं? क्या लंग्स कोलैप्स करने की वजह से, क्या हार्ट फेलियर्स की वजह से मर रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स की वजह से मर रहे हैं, निमोनिया केसेस ज्यादा हो रहे हैं? सबसे ज्यादा जो उसका मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से जान जा रही है, वो क्या है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि ये परिवर्तन अभी आया है। शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था और हमारे आईसीयू में जो पेशेंट्स आते थे, उस समय पे ये ब्लड क्लॉट्स का, ब्लीडिंग का और कैंसर्स के पेशेंट्स बहुत थे जो अफेक्ट हो रहे थे। इस समय जो सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है वो निमोनिया की वजह से हो रही है। कोविड निमोनिया, जिसकी वजह से या तो इन्वेजिव वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर पे उनको रखना पड़ता है, और वो पेशेंट्स जो है उनको भरसक प्रयास के बावजूद भी, सब कोशिशों के बाद भी उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस समय जो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पास केसेस हैं सबसे ज्यादा, उनमें कोविड निमोनिया ही मृत्यु का कारण इस समय मुख्य रूप से है। आपने कहा कोविड निमोनिया की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं। क्या निमोनिया के कुछ ऐसे शॉट्स हैं, वैक्सीन हैं जो लोग ले रहे हैं या आप लोग बता रहे हैं, या उसके बारे में अगर कुछ आप स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, कोविड में बीमारी में अपने आप से ही निमोनिया होता है, लेकिन हम ये जरूर एडवाइस करेंगे कि इस समय में जो लोग हैं, फ्लू की वैक्सीन जो शॉट है वो जरूर लगवा लें, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि इस समय हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि जो पैंडेमिक के अलावा कोई भी और चीज जो है वो इस समय खतरे का कारण बन जाए। कोविड अपने आप में ही निमोनिया करता ही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर उसमें जितनी भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो हम स्टेरॉइड की बात करें या रेमडेसिविर की बात करें, वो अगर समय रहते शुरू करने में, यानी कि जब पेशेंट को जस्ट ऑक्सीजन की डिमांड शुरू ही हुई है, उसी समय पे अगर तुरंत ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छा बचाव है। एक बार जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सब बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है। तब सिर्फ वेंटिलेशन करना, पेशेंट को प्रोन लेटाना, उल्टा लेटाना और आईसीयू केयर करना, सब चीज मैनेज करने पे ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन शुरू से जो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि टाइमली ट्रीटमेंट जो है, जो करेक्ट टाइम पे मेडिकल असिस्टेंस लेना, मेडिकल हेल्प लेना, टाइमली एडमिट हो जाना, मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है। इसी पर डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, जी यही सवाल भी है मेरा। आप कह रहे हैं कि सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। देखिए, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख रही हूँ जिससे दर्शकों को जरा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि अभी मन में सबसे ज्यादा डर यही होता है कि लोग सुन रहे हैं कि कई लोगों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते और अचानक फिर उनका कोलैप्स हो जाता है, डेथ। कैसे पता चले कि आप में ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हुई है, या निमोनिया तो शायद मैनिफेस्ट भी कर जाए, दिख जाए? कैसे किसी को जानकारी होगी कि वो अंदर ही अंदर उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, इसीलिए जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है जो पूरी जनसंख्या को अफेक्ट करती है, तो हमें एक हाई रिस्क की अप्रोच लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो इसमें से जो आप जैसे आप जानते हैं कि जो यंग पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, कई बार उनको कोई इन्फेक्शन ही नहीं होती है। जब एक बीमारी ऑलमोस्ट हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किन लोगों में उसकी जान जाने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो इसलिए हम वहां से शुरू करते हैं कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हैं जिनको कि लंग्स में पहले से कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट जो किडनी डिसीज के पेशेंट हैं, पेशेंट जो जिनको कोई कैंसर्स हैं, ऐसे लोग अक्सर
इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ये रिस्क सर्टिफिकेशन है, जिसमें कि हम रिस्क देख के पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल में ले लेते हैं, उसके बाद उनके जो सब जांच किए जाते हैं। अगर आप घर पे भी आप हैं और हाई रिस्क हैं तो आपको वो सब टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिन टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। जिनको हम एडमिट करते हैं उनके चेस्ट एक्सरे करने से ग्रॉसली पता लगता है, लेकिन सीटी स्कैन करने से काफी हद तक ये पता लग जाता है कि लंग्स में कितना डैमेज है। उसके साथ में जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे ये पूछे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर किसी में नोट करने की बात है तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। अगर सैचुरेशन ड्रॉप करने लगती है तो तुरंत ऐसे पेशेंट को ना सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए, और उसके साथ में आपको स्टीरॉयड और रेमडेसिविर जैसी दवाइयां जो है तुरंत शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो जो आपने बात कही कैसे पता लगे, वो पहले तो क्लिनिकली रिस्क फैक्टर से और बाद में हम सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट से इस बात का पता लगाते हैं कि किसमें कितना रिस्क है। कई बार कई कुछ पेशेंट्स में अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है लेकिन सीटी स्कैन में माइल्ड टू मॉडरेट चेंजेस हैं, तो कई बार हम लोग ब्लड टेस्ट से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अननेसेसरीली भी मैंने देखा है बहुत से लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। ये तमाम डिसीजंस तो डॉक्टर्स के हैं। जी बिल्कुल सर, ये तमाम डिसीजंस तो डॉक्टर्स के हैं, लेकिन जो आपने बताया है कि ये ट्रिगर्स या ऐसा कुछ भी आप नोट करें तो इसको गंभीरता से लीजिए, हल्के में लेने की चीज नहीं है, और सावधानी तो सबसे बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बन रही है उसकी वजह से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब 2000 रुपए का जुर्माना सिर्फ मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा, बल्कि और भी कई बातें इसमें शामिल कर दी गई हैं। अगर कोरोना के तमाम नियम नहीं माने तो जुर्माना 2000 रुपए का होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, 2000 का चालान। सार्वजनिक जगहों पर अगर आप स्पिट करते थूकते तो 2000 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू सेवन पर चालान। आज मास्क न पहनने पर 2030 लोगों का चालान दिल्ली में कट चुका है, सावधान हो जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर आज 74 चालान और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 2507 लोगों का चालान हुआ। मास्क न लगाने पर दिल्ली में जुर्माना बढ़कर 2000 रुपए हो गया, लेकिन ये दिल्ली वाले हैं कि अभी भी नहीं मानती। मास्क न लगाने पर बस सुनते जाइए इनके बहाने। भाई बोलेगे जरा, लगाने के लिए बाथरूम करने जा रहा था, मैं थूकने के लिए जा रहा था, अंदर ही जा रहा था, वैसलीन लगा रहा था ना इसलिए हटा रखा था। ये जनाब इस नाते मास्क नहीं लगाए हुए हैं कि ये देसी आदमी है। हम देसी आदमी है भाई। देसी आदमी का क्या मतलब? क्या देसी आदमी को क्या ये बताना जरूरी है कि कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोग एक दिन में मर रहे हैं? क्या देसी विदेशी हो ना किसी को हो, फैमिली में रिश्तेदारी में ना किते। मास्क को लेकर चालान क्या बढ़ा, बाजारों में सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से आने जाने वाले सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि अलग अलग मार्केट में जो पुलिसकर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं। जो भी मास्क लगाया हुआ है और लगाने में गुरेज कर रहा है और उसके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो रहा है और दिल्ली के बाजार लोगों से पटे हुए हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल और ना ही मास्क का। और तो और मास्क पर बढ़े जुर्माने पर भी दिल्ली वाले आग बबूला है। कोई कोरोना नहीं हो रही है मैडम, ये पब्लिक को लूटा जा रही है। 2000 रुपए ज्यादा भी तो है ना, डरेंगे तो 500 में भी डरेंगे। और अब जरा उन लोगों के बहाने भी सुन लीजिए जो बिना मास्क पकड़े गए थे। एक से बढ़कर एक दलीलें और बहाने। यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम तो कोरोना को हराने निकले थे, बीच में पता नहीं कैसे मास्क खिसक गया। कुछ लोग गलती मानते दिखे तो कुछ दबंगई दिखाते भी दिखे। मास्क मैंने लगा रखा था, फोन आ रहा था, एक बात कर रहा था, रोक लिया है। मैं ऐसा मास्क मैंने लगा रखा था, मास्क ऐसे ही लग रहा था मेरा। सर अब नहीं करेंगे सर, आज अब नहीं करेंगे बिल्कुल। अभी सर अब नहीं करेंगे सर, अब नहीं करेंगे। अब गलती हो गई ना, अब आगे को मिल गया हमें चलन। ये
सर क्षमा चाहते हम नहीं करेंगे। सर मास्क दिया हुआ सर अनौछी लिए थे सर, बस में चोरी पता नहीं किसने निकाल लिया और सर अभी तक कहीं गाड़ी बस में सिर्फ मास्क ही निकाला तेरा नहीं सर, अनौछी लिया था रेड कलर। पुलिस का सिपाही कार में बैठा है, बिना मास्क देखकर पुलिस ने रोका तो पलक झपकते ही कार लेकर फुर हो गया। मास्क नहीं पहने हम, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये जो गाड़ी है इसको रोकी गई है और इसमें मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन अब ये देखते ही मास्क पहने और बाकायदे इसमें दिल्ली पुलिस के जवान है वो भी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए अभी ने रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। ये देखिए बाकायदा जो गाड़ी है इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और ये गाड़ी भाग रही है। देखिए पीछे गुर्जर लिखा हुआ है, चालान नहीं पहने थे और रोकने की कोशिश की गई तो ये गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो गए। तो ये स्थिति है। और भला कैसे कोरोना न फैले, वजह तो हम ही दे रहे हैं। इस बस को ही देख लीजिए, खचाखच भरी है, ऐसे में कोरोना तो फैलेगा ही। बस वाला कह रहा है कि लोगों को रोका पर त्योहारों की दलील देकर माने ही नहीं। बसों को रोककर उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है इस तरीके से, ताकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा हो, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो उसका चालान काटा जा सके। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसका 2000 का चालान काटा जाएगा। हालांकि अभी 500 रुपए के ही चालान काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पर स्टाफ है उसको बाकायदा अभी वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इसलिए 500 का चालान काटा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर कोरोना के मामलों की, मुंबई में लेकिन पहले आकर अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्यों दिल्ली में स्थितियां बेकाबू होती चली जा रही है। मुंबई ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वहां पर परिस्थिति कोरोना के मामलों में बेहतर हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर से त्राही त्राही कर रही है। और मुंबई में कोरोना काबू में है। आखिर क्यों? कैसे मुंबई ने यह सब किया? क्यों मुंबई में कोरोना के केस दिल्ली की तरह नहीं बढ़ रहे? तो आज हम इसके पीछे का पूरा सच आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिल्ली के बारे में कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं। सर्द मौसम और प्रदूषण का असर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ा रहा है। दिल्ली एक समय में 2 हेल्थ इमरजेंसी का सामना कर रही है। एक तो प्रदूषण, दूसरा कोरोना के बढ़ते केस। दिल्ली की हालत इस वक्त ठीक उसी तरह से लग रही है जैसे भारत में कोरोना के शुरुआती दिनों में मुंबई की थी। दोनों महानगरों को कोरोना ने बुरी तरह प्रभावित किया। एक ओर जहां मुंबई में हालात ठीक हो रहे हैं तो वहीं दिल्ली अभी भी बुरी तरह घिरी हुई है। मुंबई लगभग 5 महीने तक कोविड हॉटस्पॉट बनी रही, लेकिन एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना कंट्रोल होने के साथ ही आज पूरी मुंबई में हालात सुधर रहे हैं और ये रोल मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। देखिए, मुंबई में अगर आज हम 3 मेन पैरामीटर्स की बात करें, आज हमारा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो 0.2% पे है, जो लोवेस्ट एवर है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिवाली के आसपास 13-14 तारीख को बंबई में 400-500 केस आ रहे थे, अभी 1000 केस आ रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 से ऊपर डेथ्स हो गई हैं। ये भी मसला है जिसके ऊपर बीएमसी ज्यादा बात नहीं करती। सो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब 400-500 केस आ रहे थे, दिवाली के 2 दिन पहले 2 दिन बाद टेस्टिंग थोड़ी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ फेस्टिविटी। हमारी टेस्टिंग उस टाइम 5,000-6,000 हो गई थी। अभी हमने कल टेस्टिंग 18,000 की है, 18,000। सो अगर जो पॉजिटिविटी है कि कितने टेस्ट किए और पॉजिटिव कितने पॉजिटिव आए, अगर वो रेशियो देखिए तो दिवाली वाले दिन जब भी 490 या 491 केस आए थे, उस दिन हमारी पॉजिटिविटी 10% थी और आज हमारी पॉजिटिविटी 5.8% है। जो 5.8% पॉजिटिविटी आई है विच आज तक सबसे लोवेस्ट आई है। दूसरी ओर दिल्ली अभी भी कोरोना की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के तरीकों पर तैयारी कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्शियल लॉकडाउन का सुझाव भी दिया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 924 कोरोना केस आए हैं, जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,546 कोरोना केस आए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई,
जबकि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 98 मरीजों की जान गई। मुंबई में एक्टिव केसों की संख्या 8,474 है, जबकि दिल्ली में कोरोना केस के 43,221 एक्टिव केस हैं। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,624, जबकि दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,041 मौतें हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार ने त्योहारी सीजन में भी लॉकडाउन में ज्यादा ढील नहीं दी, जिससे हालात ज्यादा गंभीर नहीं हुए। विपक्ष के दबाव के बाद भी राज्य में स्कूल, धर्मस्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और लोकल ट्रेन की परमिशन नहीं दी गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब गणेशोत्सव के दौरान मुंबई ने इतना संयम दिखाया। सामूहिक दिवाली समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक जो कैंपेन शुरू करवाई थी यहाँ पे बीएमसी में और पूरे महाराष्ट्र में कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, उसमें उसको हमने फुल स्पीड पे शुरू किया 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। इसके तहत बम्बई में टोटल 35,10,000 परिवार हैं जो बीएमसी के कार्यक्षेत्र में रहते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स ये 35 लाख परिवारों के घर पहुंचे 2 महीने में 2 बार, और हर बार उन्होंने जाके उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उनका टेम्परेचर चेक किया, उनमें जो कोमॉर्बिड लोग थे जिनको कोई बीमारी थी उनको निकाल के हॉस्पिटल में डाला। और उसके अलावा हमने 60 लाख पैम्फलेट प्रिंट करवाई थी जिसमें लिखा था कोविड में क्या करें क्या नहीं करें। वहीं बात दिल्ली की करें तो यहाँ सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी। दिल्ली उन पहले शहरों में था जहाँ बाजार खुले और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया। कोरोना के मामलों में आई हालिया बढ़ोतरी कुछ हद तक त्योहारी मौसम में भीड़ और लोगों के इकट्ठा होने के चलते है। दिल्ली में कोरोना बढ़ने की एक वजह मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल भी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में वर्ली, बीकेसी, गोरेगांव और दहिसर में कई मेगा कोविड हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुए। गंभीर रोगियों के लिए अलग से अस्पताल बने। मुंबई के पालक मंत्री के नाते मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे कई शहरों में सेकेंड या थर्ड वेव आ रही है। अभी तो हम 3 फिगर्स में है, कल भी 590 पे थे। टेस्टिंग हमारी जारी है, लेकिन ये वेव ना कैसे आए इसी पे हम थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, या आए भी तो भी किसी को तकलीफ ना हो, इसी पे हमारा ध्यान है। जैसे हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, जो डीसीएच है, डीसीएचसी है, ये सारे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ना करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी के इंतजार में हैं कि अगर वेव आए तो लोगों को जो सुविधा रहती है वो चलती रहे। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी को केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का फायदा है, फिर भी शहर में आईसीयू बेड की पर्याप्त संख्या नहीं है। मुंबई के मुकाबले दिल्ली मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल नहीं बना पाई। पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। कोरोना के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में हालत ऐसी है कि चिता जलाने के लिए वेटिंग में इंतजार करना पड़ रहा है। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शमशानों में चिता जलाने के लिए वेटिंग में लाना पड़ रहा है, तो कब्रिस्तानों में भी कोविड-19 के लिए दी गई जगह भरने लगी है। दिल्ली में कोरोना ने अब खतरनाक रूप ले लिया है और मौत के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। सर हम 11:30 बजे बॉडी लेके आए थे यहाँ पे और हमें टाइम वेटिंग इतने 2 बजे की मिली है सर। फिर 2 बजे की वेटिंग चार्ज मिला, मतलब कि उसके बाद ही और हमारे को इतना टाइम, और घर वाले भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। तो हमारा तो कोई इलाज ही नहीं है 1% भी हॉस्पिटल में भी। अगर हम यहाँ से घर पे भी जाएंगे तो उसके बाद भी हम, अगर हमारे को डर है तो फिर घर वालों के साथ भी होगा, हमारे साथ है, तो हमारा कुछ इलाज नहीं है सर। अस्पताल के कर्मचारी जो यहाँ बॉडी लेकर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि शमशान में पहले से ही बॉडी रखी होती है, जिसके चलते उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
कम से कम हम यहाँ पे अगर आते भी है तो 3-4 बॉडी मतलब पहले ही रखी रहती है, मतलब यहाँ पे। हर रोज कितनी यहाँ पर आती है? हमारे गंगाराम से तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, यही शमशान घाट नहीं 3-4 है, और भी पंजाबी बाग, पचकुया वगैरह सब कुछ 10-11 बॉडी हो जाती है। दिल्ली के सबसे बड़े निगमबोध शमशान घाट पर चिताओं को जलाने के लिए 104 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से करीब 50 को कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। कोविड से मरने वालों को CNG प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। नवंबर से बढ़ा है मेन। 1 नवंबर के बाद में यहाँ पर 15 से 20 बॉडी आ रही हैं, और 3 से 4 दिन से तो और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ CNG में थोड़ी वेटिंग होती है। अगर उनकी इच्छा है कि हम तो CNG में ही करेंगे। वैसे तो कोरोना का अधिक से अधिक संस्कार ये बोला गया है कि आप CNG में ही कराएं, पर लेकिन एक जो फर्नेस है उसमें एक बॉडी जब लगाएंगे तो वो 2 घंटे में खाली होती है, तो पूरे दिन में हम उस पर 10 संस्कार करवा सकते हैं। और जिस दिन 20 या 22 या 25 बॉडी आई तो बाकी जो बॉडी है वो लकड़ी में हमें करानी पड़ती है। हम वेट किसी को नहीं कराते, उनसे पूछ लेते हैं अगर आपको CNG में करना है तो 2 या 3 घंटे की वेटिंग है। अगर आप CNG में आपको 2 या 3 घंटे वेट नहीं करना तो आपका वुडन में करा देंगे। वुडन में कोई वेटिंग नहीं है। पिछले 9 दिनों में निगमबोध घाट पर कुल 167 कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार चला गया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन की माने तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 131 मौतें हुई। इससे पहले 12 नवंबर को मौतें हुई थी, जिनका आंकड़ा 100 के पार गया था। लेकिन अगर हम मई जून के पीक वाले महीने की बात करें तो जो आंकड़ा था वो सबसे ज्यादा 93 का था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट पर इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत लकड़ियों के जरिए चिताओं को जलाने का काम यहाँ चल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग दाग देने के लिए PPE किट इस्तेमाल नहीं कर रहे। वार्ड बॉय लोगों ने साफ तौर पर यह बताया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से लोग कोरोना को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, और यही वजह है कि अब जो मौतों का आंकड़ा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अकेले 20-25 लाशें रोज पहुंच रही हैं, वेटिंग में है लाशें, और यही वजह है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है लाशों को जलाए जाने के लिए। सिर्फ शमशान ही नहीं, कब्रिस्तानों का भी यही हाल है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में जदीद अहले इस्लाम में भी कोविड की लाशों को दफनाने के लिए दी गई जगह अब भरने लगी है। ऐसा है, कैपेसिटी तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बहुत है, लेकिन जो कोविड के लिए जो जगह हमें जो दी गई है वो जगह अब जिस हिसाब से जैसे मैयतों की रफ्तार अब बढ़ी है दोबारा से, वैसे बीच में नॉर्मल हो गई थी, लेकिन 1 महीने से तकरीबन दोबारा से कोरोना की जो रफ्तार पकड़ी है, डेली 3-4 डेड बॉडी हमारे पास आ रही है। अगर उसी रफ्तार से अगर बॉडी आती है तो ये महीने के अंदर जो हमें कोविड के लिए जगह दी गई है वो भर जाएगी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। बुधवार यानी 18 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में 131 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से हर रोज औसतन 24 मौतें हो रही हैं। रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अलावा कई शहर ऐसे देश के हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में गुजरात के भी कई शहर हैं। अहमदाबाद में तो हालात ऐसे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार हिल गई है, सख्त कदम उठा रही है। नाइट कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए अब कर्फ्यू लगा दिया गया। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। बाजार खचाखच भरे पड़े हैं। जैसे ही अहमदाबाद में ये ऐलान हुआ कि आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, यानी 60 घंटे का कर्फ्यू, तो लोग बाजारों की तरफ उमड़ पड़े। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें ही खुली रहेंगी। जैसे ही प्रशासन की ओर से घोषणा की गई कि आज से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक, वैसे ही ये खबर सुनते ही लोगों के अंदर पैनिक बाइंग की शुरुआत हो गई है। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के 3 दरवाजा इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए उमड़ पड़े हैं। गुजरात में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। अब लोग घबराए हुए हैं। हम आपको बता दें कि दिवाली के बाद पहले मुहूर्त में होने वाली शादियों पर भी कर्फ्यू का ग्रहण लग चुका है। अहमदाबाद शहर में अगले 2 दिनों में करीब 1600 शादियां हैं।
21 और 22 तारीख को शादी का शुभ मुहूर्त की वजह से 1600 लोग इन दिनों विवाह के पवित्र रिश्ते में बंधने वाले थे। इन दिनों में शादी करने वाले लोगों ने आज एक जगह पर जमा होकर मांग किया कि दिन के कर्फ्यू को रद्द किया जाए। अहमदाबाद से सौम्या सिंह और गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।